तो नहीं जानता, पर इतना जानता हूं कि इस अधिनियम में भारत का कोई भी नागरिक, भारत सरकार, राज्य सरकारों से संबंधित या सरकार द्वारा वित्त पोषित किसी भी संस्था से सूचनाएं मांग सकता है। सूचनाओं में फोटोकॉपीज है, हार्ड डिस्क है, नमूने हैं, ये सारी चीजें। इसके अतिरिक्त निरीक्षण कर सकता है। निरीक्षण में कागजात का निरीक्षण है, कार्य का निरीक्षण। हम जाके कहेंगे कि मैं 1 घंटा निरीक्षण करूंगा कि आपके कार्यालय में आप कैसे काम करते हैं, या कौन सा व्यक्ति काम कैसे करता है, मैं देखूंगा 1 घंटा। तो 1 घंटे की फीस जो भी है उसमें है, पहले घंटे के 20 रुपये है, फिर प्रत्येक 15 मिनट के 5 रुपये, वो पुरानी फीस चल रही है, अभी भी वही है। तो इतनी सी फीस देके और मैं उनके कामकाज को, किसी वर्कशॉप के काम को निरीक्षण कर सकता हूँ, बेटा बेटा नोट कर सकता हूँ। वीडियो भी मांगे जा सकते हैं। तो सारी चीजें, कागज मांगे जाते। एक बार मैं निरीक्षण करने गया एक कार्यालय का, मुझे याद है कोटा में। उधर हमारे इलाके में सूचना का अधिकार का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा था और काफी लोग एक्टिविस्ट का काम कर रहे थे। बिल्कुल अंधेरे को गर्दी, कोई जानता ही नहीं। बोले ये क्या आ गया। मैंने लेटर दिया और मैंने कहा इस प्रकार निरीक्षण। उन्होंने कई बहानेबाजी की और फिर कहा कि आप तो अमुक तारीख को आना। मैंने कहा मुझे तारीख के लिए आप अपनी तरफ से ऐसे तारीख तय नहीं कर सकते, मेरी कोई पैसी नहीं है, मैं कोई मुलजिम नहीं हूं जो आप मेरे लिए तारीख में। हाँ, आप ये कहें कि उस तारीख के बाद कभी भी, जब तक आप तैयारी कर लें, कभी भी कार्य दिवस में आप आकर के निरीक्षण कर सकते हैं, ऐसा मुझे लेटर दिया जाए। कोई ऐसे पाबंद नहीं होऊंगा आपसे, आप नोटिस नहीं दे रहे हो मुझे। तो इस प्रकार मैं भी इसी प्रकार के पत्र व्यवहार करता। फिर मैं गया वहां पे, गया तो वो बोले कि हाँ सब, तो सारे वो, इनका आप जो जो मैंने जितने हैं वो अभिलेख आप एक टेबल पर जमा दीजिए और उसके बाद मैं निरीक्षण का टाइम नोट होगा और मैं निरीक्षण शुरू करूंगा। तो उन्होंने फिर बोले आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाले। मैंने कहा ऐसा आप मुझे नहीं पूछ सकते, क्या आपने फोन नंबर नहीं लिखे, हम सूचना देते। मैंने कहा नहीं, जरूरी नहीं है मैं फोन नंबर लिखूं, मैं फोन रखूं ये भी जरूरी नहीं है। हालांकि मेरे पास उस समय ये वीडियो वाले फोन कम थे, MP4 एक और था अलग से रिकॉर्डिंग के लिए, मैंने उसको भी चालू करके रखा था। और बड़ा यूं वो सारे उनका, क्या आप जरूर, आयुर्वेद विभाग का मामला था कि आप जरूर आयुर्वेद में सर्विस करते हैं। और हो क्या, उस समय राजपत्रित अधिकारियों के कोई हस्ताक्षर करवाने थे और वो आयुर्वेद हॉस्पिटल था। मैं गया वहां पे, तो हस्ताक्षर किया, वो तो बड़े यूं अलग ही, समझते ही नहीं जनता को तो कुछ, और बिल्कुल ठाले बैठे, कोई मरीज नहीं, बात नहीं, डॉक्टर साहब को काम कुछ नहीं। तो एक प्रतिलिपि जो है, मार्कशीट है, उसका देख करके फोटोकॉपी को प्रमाणित करना है, नहीं कर रहे थे वो। तो फिर मैंने कहा यार इतना, ये तो बड़े अजीब लोग हैं, और यहाँ तो कुछ पता ही नहीं चलता है जनता को, तो कुछ भी नहीं समझते। तो फिर मैंने उनसे संबंधित सूचनाएं एक आध जगह पूछ लिया। फिर कहा आप जरूर आयुर्वेद विभाग में सर्विस करते हैं तभी आपको इतनी सारी चीजें, और आप नौकरी तो जरूर करते हैं। मैंने कहा मैं करता हूँ नहीं करता हूँ इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, मैं भारत का नागरिक हूँ, ये पर्याप्त है। और इसको आप चैलेंज करते हो तो वो बात करो, बाकी मेरे से आप इस प्रकार के प्रश्न पूछ करके मेरा समय खराब नहीं कर सकते। उसके बाद तो वो ज्यादा डर गए। फिर वो सामने करने लगे, मैं इनमें से देखूंगा और जिन जिन की फोटोकॉपी मुझे चाहिए होगी मैं आपसे मांगूंगा प्रमाणित छाया प्रतियां। और बोले साहब की गलती हो गई, आपसे उस समय ऐसा कर दिया। मैंने कहा इसमें गलती जैसी कोई बात नहीं है, आपको जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं कर, जनता के पैसे मिलते हैं आपको, जनता कमा कर देती है, खुद भूखी मरती होगी, परंतु आपको गाड़ी बंगले ये सारी चीजें दे रखी है ताकि आप सेवा जनता की अच्छी ज्यादा से ज्यादा कर सके। आपको पेमेंट ज्यादा मिलता है, हमारे जनता को मान लो कम मिलता है, पूरा खाना भी नहीं मिलता है,
जनता के पास कार नहीं है, परंतु आपको कार दे रखी है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस जनता की सेवा कर सकें। तो जनता के नौकर हैं, जनता से पैसे लेते हैं और जनता को आंख दिखाते हो। अगर कोई सेठ का मुनीम सेठ को आंख दिखाने लगे कि मैं तो नहीं करता कहने से काम, मैं तेरे को कागज नहीं दिखाता, मैं मेरी बही नहीं दिखाता, इसे थोड़ी चलता है। आप तो हमारे नौकर हैं, जनता के नौकर हैं, इसलिए आपको तो काम तो उस हिसाब से करना चाहिए। आपका बिहेवियर जो था वो तो सामंतशाही का था, पूरा पूरा राजा महाराजाओं जैसा व्यवहार था। इसलिए अब फिर वो बहुत हाथाजोड़ी में यूं हो गए। तो बड़ा स्वाद था। आजकल अब तो क्या मेरा हो गया इसलिए मैं मांगता नहीं। कुछ एक सालों पहले तो वो देखा मैंने, उस समय शायद 2 ढाई 3 साल पहले तक एक सूचना थी, राज्य सूचना आयोग एक एक साल बाद की तारीख दे रहा है। ये हालत हो गई। और वहां न्यायालय भी काफी कर दिए, हो सकता मांगने वाले ज्यादा, परंतु अ, काम भी बड़े पहले की तरह नहीं कर रहे हैं वो लोग। पहले शुरुआत में काफी अधिकारी जो थे ठीक सहयोग कर रहे थे, परंतु आजकल बहुत ढीला मामला है और बड़ा मामला दिनों दिन खराब होता जा रहा है। अगर जागरूक लोग ये एक असली आजादी है देखा जाए तो, दूसरी आजादी या असली आजादी जो बात है, इससे क्या होगा कि अधिकारी कर्मचारी मंत्री सारे लोग, पारदर्शिता जब होगी, जनता के सामने सब कुछ होगा, तो उनको ठीक ढंग से काम करना पड़ेगा। वो वैसे दादागिरी नहीं कर सकते। परंतु ये जो आयोग को कमजोर किया गया है, क्योंकि हम देख रहे थे लोक सूचना अधिकारी, आपको पता ही होगा, मैं बता दूं, देखो सूचना अगर कभी मांगनी है तो ऐसा नहीं है कि परफॉर्मा लाना है कहीं से, कुछ कोई किसी पर कागज पे एप्लीकेशन, लोक सूचना अधिकारी डिपार्टमेंट एड्रेस और विषय ये, अधिकार अधिनियम 2000, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निम्न विवरण के अनुसार सूचनाएं देने हेतु या निरीक्षण के संबंध में, और फिर उसमें जो भी है विवरण बीच में लिख दिया, फिर अंत में यही लिखा जाए कि जो है आवेदन शुल्क 10 रुपये का पोस्टल बैंकर चेक जो भी है वो संलग्न है, और फिर रजिस्टर्ड है तो उसका एक अपने पास कागज रखे, ताकि फर्स्ट अपील में रजिस्टर्ड डाक का सबूत और वो जो हमारा आवेदन है सादे कागज का, फर्स्ट अपील भी सादे कागज पे, 1 महीने तक अगर वो निस्तारण नहीं करते हैं, अगर वो शुल्क इत्यादि के लिए अदो हस्ताक्षरकर्ता को, आवेदनकर्ता को नहीं देते हैं, तो प्रथम अपील की जा सकती है। हाँ, अगर गलती से हमने किसी और विभाग की सूचना, जैसे सूचना तो पुलिस डिपार्टमेंट से संबंधित है, हमने तहसीलदार को पहुंच भेज दिया लेटर, तो भी वो तहसीलदार उसको वापस हमें नहीं लौटेगा। नियम में ऐसा है कि वो संबंधित लोक सूचना अधिकारी तक वो पहुंचाएगा, आगे डाक को वहां भेजा जाएगा, वापस आवेदनकर्ता को नहीं भेजा जाएगा। कायदे से तो लोक सूचना अधिकारी आवेदनकर्ता को आवेदन करने में भी मदद करेगा, आवेदन में कैसे आवेदन करना है इसमें भी मदद करेगा, क्योंकि हो सकता है अनपढ़ भी हो कोई आवेदक, तो उसको भी मदद की जाएगी एप्लीकेशन लिखने में भी, ये सारा है उसमें। तो फिर 1 महीने में अगर निस्तारण नहीं होता है या निस्तारण नहीं करने का लिख दिया जाता है, उसको निरस्त किया जाता है, तो प्रथम अपील उससे हर एक कार्यालय का, जिस प्रकार लोक सूचना अधिकारी तय है उसी प्रकार प्रथम अपील अधिकारी भी निर्धारित कर रखे हैं। उनमें कई बार बदलाव भी हुए छोटे मोटे। प्रथम अपील अधिकारी के पास अपील होगी कि मैंने दिनांक इतनी को इस जरिए रजिस्टर्ड डाक से या व्यक्तिगत रूप से जाकर के ये पोस्टल ऑर्डर संख्या ये और मैंने इस प्रकार आवेदन किया और अब तक कोई सूचना नहीं मिली या इसको निरस्त कर दिया गया, इसलिए प्रथम अपील आपकी सेवा में प्रस्तुत है कि आप इस पर नियमानुसार कार्रवाई करें। नियम तो यह कहता है कि जिस लोक सूचना अधिकारी ने गलती की, अब 30 दिन पूरे होने के बाद सारी सूचनाएं निःशुल्क देनी पड़ेगी।
किसी प्रकार की फीस नहीं ली जा सकती। हालांकि बीपीएल आवेदक है तो उससे तो वैसे भी किसी प्रकार की फीस नहीं ली जाती है, अगर समय पर सूचना दे तो आवेदन शुल्क भी नहीं देना पड़ता है। बीपीएल का एक कागज साथ लगाना होता है, जो प्रूफ है, प्रमाण है। तो फिर 1 महीने के बाद अगर अपील अधिकारी कोई कार्य, कायदे से अपील अधिकारी उसकी तनख्वाह में से पैसे काट सकता है। जिस लोक सूचना अधिकारी ने गड़बड़ की है उसके नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती, परंतु कर नहीं रहे हैं ज्यादातर। प्रथम अपील में भी कुछ नहीं होता है तो फिर द्वितीय अपील अब 2 कॉपी में देनी पड़ती है आजकल वो राज्य सूचना आयोग के पास। वो प्रथम अपील का अगर 1 महीने में निस्तारण नहीं होता है तो द्वितीय अपील करनी होती है। द्वितीय और वो प्रथम अपील के 1 महीना पूरा होने के बाद से अगले 60 दिन के बीच में द्वितीय अपील करना अनिवार्य है, उसके बाद अपील नहीं की जा सकती। इस प्रकार द्वितीय अपील में वो उनके पहले हैं, वो उस पर सुनवाई करते हैं और हमें भी इसकी सूचना देते हैं। हम चाहें तो सुनवाई में जा सकते हैं, नहीं जाए तो भी कोई जरूरी नहीं, परंतु लोक सूचना अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि को वहां पर भेजना अनिवार्य होता है, नहीं तो आयोग उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करेगा या कारण बताओ नोटिस जारी करेगा उसे, और अगली सुनवाई तारीख पर आवश्यक रूप से आने के लिए निर्देशित करेगा। पूरी तैयारी के साथ आने के लिए वो सारा उसको भेजा जाता है। जो जो उसको लेटर भेजा था वो आवेदक को भी सारी सूचनाएं आयोग द्वारा भेजी जाती है। तो इस प्रकार का सा मामला है। मैं ना आज भी पानी नहीं रखा, मैंने थोड़ा छोटी सी बात होगी, बात लंबी। चलो बात क्या क्या हुई है और आपकी तरफ से कोई जो बात हुई है वो देख लेता हूँ, क्योंकि शायद मुझे लगता है कि वीडियो सही नहीं चला है। देख लेता हूँ कोई कमेंट आए हों और आप कुछ इस पे बात करना चाहते हो और आप तक आवाज गई हो तो। आवाज के मामले में शुरुआत में जब मैं पूछ रहा था तो कह रहे हैं आ रही है। मैं देख रहा हूँ कि अभी भी युवा लोग मेरे जैसे लोगों से पूछ रहे हैं क्या करें, कैसे करें, प्रथम अपील ऐसा लेटर आ गया वहां से तो उसका जवाब क्या दें। कई बार ये आड़ा टोली में कई तरह के लेटर दे देते हैं, तो हमें खींचकर जब लेटर देना चाहिए। संदीप गरवा कह रहे हैं और कैसे हो? आज मैं ठीक हूँ, कल थोड़ा जुकाम और परेशान किया था काफी, आज काफी ठीक हूँ। आज मुझे लगता है नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलो देखते हैं आगे क्या है। हाँ, लक्ष्मण मेघवाल कह रहे हैं, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि सूचना का अधिकार एक्ट आजकल ठंडा पड़ गया। और ठंडा पड़ गया, जब गर्म ज्यादा था तो एक्टिविस्ट को मार रहे थे ये लोग, अधिकारी लोग मारवा देते थे कई जगहों पर। इसको ठंडा नहीं पड़ने देना है और इसमें कुछ होना चाहिए। कोई अन्ना हजारे के भरोसे तो हमें रहना नहीं चाहिए। सियाराम जी कह रहे हैं कि इसको कमजोर बना दिया है और सर अब धीरे धीरे ये अपना अस्तित्व खो देगा, देख लीजिएगा। तो इसमें हमें लगे रहना चाहिए। देखो, अगर द्वितीय हमारे राजस्थान में एक तो वकील साहब है भाई, गिरधारी जी नाम है शायद, बीकानेर के, और कुछ टीम है जोधपुर में जैसे नंदलाल जी व्यास है, और कई ऐसे वो वकील साहब कह रहे हैं मैं इसके अगर द्वितीय अपील में भी ठीक ढंग से आयोग निस्तारण नहीं करता है, आपकी द्वितीय अपील खारिज कर देता है, तो आप हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो वकील साहब बीकानेर वाले वो कह रहे हैं मैं फ्री में, अगर ऐसे मामले हैं तो हाई कोर्ट में आपकी फ्री में पैरवी करेंगे हम। कागजों के आप कागजों की तैयारी कर लेना, बाकी पैरवी का काम फ्री में कर देंगे ऐसे कोई मामले हो तो। मतलब इतने तक लोग कर रहे हैं, कुछ जुनून है लोगों में। तो इनके आयोग के ऊपर भी हाई कोर्ट है अभी।
देखो नियत तो खराब है ही, अपन जानते हैं, अधिकारी हो कर्मचारी हो, मैं मेरी चीजों को दबा के रखना चाहता हूँ, किसी को बताना नहीं चाहता हूँ, तो ये मामला तो है ही। इनसे निकलवानी कैसे है, यही है। चौधरी बजरंग चांगल, बहुत ही अच्छा कार्य सर आपका, जनता को जागरूक करने का। आप देखो ठीक है। भाई तेजराज जी पूनिया कह रहे हैं विद्युत विभाग में आरटीआई कैसे लगाएं और कहां पर लगाएं। विद्युत विभाग में देखो, अगर आपने एड्रेस गलत दे दिया है तो भी जो संबंधित जिस लोक सूचना अधिकारी के पास आपकी एप्लीकेशन गई है, वो लोक सूचना अधिकारी संबंधित लोक सूचना अधिकारी तक अपने आप भिजवाएगा। अब आपको विद्युत विभाग में लगानी है तो संबंधित जो सहायक अभियंता है, सहायक अभियंता लगभग जहां भी है, विद्युत में दो तीन तरह का है, वितरण का अलग है, उत्पादन का अलग है, तो कहाँ है कैसा है वो देखना होगा। तो वहाँ के सहायक अभियंता को लिखना है कि सहायक अभियंता पदेन लोक सूचना अधिकारी, कार्यालय का नाम, कौन सा विद्युत वितरण निगम है और कौन सा कार्यालय, ये एड्रेस, और फिर विषय, और फिर वो सादे कागज पे, और फिर 10 रुपए का जो भी पोस्टल ऑर्डर या जो भी नगद आप दे सकते हो तो, और फिर इसको जाके जमा कराएं या डाक द्वारा प्रेषित करें, यही सीधा सा मामला है। तेजराज जी कहते हैं पूर्णिया जी, सर विद्युत विभाग में भरे गए बिलों की जानकारी चाहिए, कहाँ पर मिलेगी प्लीज। नहीं, मैं तो क्या ऑनलाइन भरता हूँ अपना आप, मेरी आईडी पे, पेटीएम पे, फोन पे अपना आप सारी वो ऑनलाइन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आप नहीं कर रहे हो तो मेरा तो काम नहीं, मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन इनका पता हो सकता है। देखो पोर्टल इसका जो भी है, उस पोर्टल में जो उपभोक्ता है, उपभोक्ता का पोर्टल और उपभोक्ता से संबंधित ऐसा कुछ हो गया होगा आज तक तो देखना, अगर लॉगिन का ऐसा कोई सिस्टम हो गया तो ठीक है, क्योंकि सारे फोन जुड़े हुए हैं। और फिर भी अगर नहीं हुआ है तो आप उपभोक्ता क्रमांक लिख करके और उनकी छाया प्रतियां मांग सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। संबंधित सहायक अभियंता, जो आपका वितरण का सहायक अभियंता है, जिस कार्यालय के अधीन आपका कनेक्शन है बिजली का, वहां करें। भाई दोलू राम जी गोदारा कह रहे हैं आरटीआई में पारदर्शिता कम दिखाई दे रही है। देखो पारदर्शिता तो कभी इतने लगभग सैकड़ों आरटीआई एक्टिविस्ट को मार दिया गया एक्सीडेंट के नाम पे, हत्या, और ये अधिकारियों ने करवाई सारी, सीधी सी बात है। इसका मतलब दम तो है, दम नहीं होता तो इतने लोगों को मारा नहीं जाता। देखो आरटीआई ढंग से लगाए हैं और उनके द्वारा कोई लेटर अगर इस तरह का दिया गया है जो नहीं दिया जाना चाहिए, तो उसको खींचकर अगर अपन लेटर लिखें तो वो तो नतमस्तक हो जाते हैं लगभग। मैंने तो जब जब भी आरटीआई लगाई है मैंने देखा, अब तो मैं लगा नहीं पा रहा हूँ, क्यों सुनता नहीं हूँ तो फालतू परेशानी हो जाती है काफी, काम नहीं किया जा सकता। अभी भी लोगों को बता रहा हूँ, और मुझे कोई ज्यादा देखो लड़ाई लंबी लड़नी पड़ती, कुछ थक जाते हैं, क्योंकि अपन को पता है कि आजकल तो सूचना आयोग में 1 साल से भी ज्यादा पेंडेंसी है। आप आज अगर आयोग में अपील करते हैं तो साल भर बाद में आपको सुनवाई तारीख दी जा रही है, ये हालत है। तो पेंडेंसी बहुत ज्यादा हो गई है, इस वजह से टाइम लगता है। तो अगर हमारे पास धैर्य है, हम डटे रहेंगे तो करंट तो है, ताकत तो है अभी भी काफी इसमें। तेजराजी पूनिया कह रहे थे तो ठीक है, चर्चा हो गई हमारी। आप सबने जिन जिन लोगों ने सुना, जिनको अच्छा लगा, जिनको लगता हो कि शेयर किया जाना चाहिए, शेयर करें। और भाई ये एक कमेंट आया है, सर मैं भी एक आरटीआई कार्यकर्ता हूँ नागौर से, दोलू राम जी गोदारा।
हाँ, पारदर्शिता कम दिखाई दे रही है गोदारा जी। नागौर में तो क्या है कि पहले गांवडाणी वालों ने खूब किया, मैं भी उनके साथ काम करता था। तो उन लोगों ने काफी प्रचार किया, बहुत ज्यादा दीवारें रंग दी सारी, वो पुराने अधिकार के समय भी। तो उसके बाद अशोक जी, अभिनव अशोक जी, उन्होंने काफी आरटीआई एक्टिविस्ट तैयार किए और आरटीआई लगवाना सिखाया लोगों को। और ये नागौर में ऐसे काफी लोग हैं जो आराम से आरटीआई के संबंध में जानकारी। और नागौर शायद मेरे हिसाब से टॉपर है राजस्थान में आरटीआई के मामले में, एक नंबर पे। जोधपुर में भी नंदलाल जी व्यास वगैरह काफी काम कर रहे हैं, परंतु जितनी आरटीआई नागौर से लगती है उतनी शायद और कहीं से, यार लगभग पूरे राजस्थान में नागौर से आरटीआई जाती है, एप्लीकेशन जाती है। तो नागौर मेरे हिसाब से पूरे राजस्थान पे टॉप में, टॉप पर है आरटीआई मांगने में। हालांकि इसके आंकड़े तो नहीं पता है, क्योंकि अंधेर गर्दी बहुत ज्यादा है बाहर नागौर के अलावा। कहने में तो नागौर को बिना गौर का नाम है, कई मामलों में गौर नहीं है, परंतु आरटीआई के मामले में नागौर में जागरूकता है। 100% हाँ टॉपर है, क्योंकि पहले गांवडाणी से बहुत ज्यादा प्रचार हो गया, काफी बहुत मेहनत हुई, उन्होंने आरटीआई भी खूब लगाई। मेरे हाथों से सैकड़ों आरटीआई एप्लीकेशन लिखी जा चुकी है, अब देख लो। और फिर ये अशोक जी, अभिनव अशोक जी, सोशल मीडिया के बाद अशोक जी ने काफी इसको उठाया, और उनकी थोड़ी भाषा शैली और भाषण, और उनकी टीम भी काफी, उनका नेटवर्क है बड़ा, उनके पास वेबसाइट भी थी। आजकल तो पता नहीं वो है कि नहीं है। अशोक जी की एक वेबसाइट भी थी पहले, मैंने देखी है कई बार। तो उन्होंने काफी काम किया इस पे, उन्होंने खुद ने मांगी और लोगों को हेल्प करते थे वो, और उनकी काफी टीम हो गई थी। क्योंकि मुझे भी ऐसे लोग मिलते रहते थे जो उनके जरिए सूचना मांगते रहते थे। तेज राजीवन सर, आपका कल का लाइव प्रसारण मृत्यु भोज के ऊपर मेरे को बहुत पसंद आया, और मैंने बहुत सारे ग्रुपों में, धन्यवाद सर मेरी तरफ से आपको, कि आपने मेरी बात को आगे पहुंचाने में दिलचस्पी दिखाई। आपको अच्छी लगी, अच्छी लगी तो आपके दिल की बात है, तो मेरी तो रही नहीं, आपकी बात ही है, और आपने इसको अपनी समझ करके शेयर किया। धन्यवाद। ठीक है, तो पर्याप्त है, काफी बात हो गई, जितने कमेंट आए थे उन पे तो बात हो गई। और वैसे देखो, मैं सुनता कम हूँ आरटीआई के संबंध में, मोटे तौर पर तो काफी जानकारी रहती है मेरे पास, पर फिर भी मेरे से ज्यादा जानकार मिल जाएंगे, उनसे आप सलाह लेते रहें। कुछ लोग वैसे भी पहले ही मेरे से लेते रहते हैं, कई लोग तो सारे ही कागज ही मेरे से लिखवाते हैं अभी भी। तो मेरे पास वैसे काम काफी है। फिर भी मैं चाहता हूं कि अगर कोई आरटीआई में आपको हेल्प नहीं मिलती है, तो मैं फिर भी प्रयास करने को तैयार रहूंगा, ताकि ये आगे बढ़े, जागरूकता आगे बढ़े। ये एक आजादी, एक लोकतंत्र, एक तरह से प्रजातांत्रिक ढंग है, ये विकसित होना चाहिए इस देश में। ये देश बहुत गुलाम रह चुका है, बहुत अप्रजातांत्रिक रह चुका है वो, इसलिए ये प्रजातांत्रिक होना चाहिए। देश जनता का होना चाहिए। यहाँ जनता को गुमराह करके शासन किया गया हजारों वर्षों से, तो जनता गुमराह नहीं रहनी चाहिए, जनता की आंखों के सामने सब कुछ होना चाहिए। तो ऐसा चाहते हैं, इसलिए फिर भी करते हैं। परंतु ज्यादातर जो लोग ठीक है, जिनके पास और काम इतने क्यों, मेरे पास काम काफी रहता है, आपको भी पता हो गया होगा। फिर भी मैं मदद जरूर करता हूँ। थैंक यू। और वैसे तो ऑनलाइन आजकल सारी चीजें आपको मिल जाएगी, जानकारी में कोई कमी नहीं है, आप मेहनत करोगे तो। थैंक यू, आपने सुना। एक बार फिर आप सभी को मेरा प्रणाम, राम राम, नमस्कार। चलो फिनिश कर देता हूँ इसको।